रेजिंग वॉइस फॉर कम्युनिटी, ब्रिंगिंग एवरीवन टुगेदर। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको दिल की गहराइयों से कहते हैं खुश आमदीद, जी आइए नुपे खैर अगले अहलन व सहलन मरहबा एक मर्तबा से फिर कैनेडियन पाकिस्तानी नैरेटिव के इस जबरदस्त पॉडकास्ट के साथ। मेरा नाम इसमें ग्रामी है राना उमैर, कमिंग टू लाइव ऑल द वे फ्रॉम टोरंटो सिटी ऑफ कनाडा। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे एक और बड़े जबरदस्त गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। ये हमारे गेस्ट हमारे ईद शो में भी आए थे। ईद शो में हमें इनसे ज्यादा बात करने का मौका नहीं मिल सका। ही इज इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन, बड़े अरसे से जो है वो इंसानियत के लिए बहुत काम कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, इनका प्रोफाइल सो बिग। तो आज इनसे कुछ बात करेंगे कि इंसानियत की जहां पर हम बात करते हैं तो इंसान होने के लिए क्या आपको किसी मजहब, फिरके या किसी एक शहर, मुल्क से ताल्लुक रखना जरूरी है, या फिर उसके लिए आपको सिर्फ एक जज्बात, दिल और एहसास होना बहुत जरूरी है। वेलकम टू कैनेडियन पाकिस्तानी नैरेटिव पॉडकास्ट, मशहूद काजी साहब ऑल द वे फ्रॉम कैलगरी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके सर? वालेकुम सलाम। थैंक यू मेरे भाई। अच्छा, वैसे मशहूद भाई, आपको मैं माशाल्लाह से जितने अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, आपको मैं देखता हूँ कि माशाल्लाह से एक तो आप सिंधी कल्चर को भी बहुत प्रमोट करते हैं। आपके अपने जो यूट्यूब की वीडियोस होती हैं और आप बड़े कॉन्फिडेंटली जो है वो अपनी इस पहचान को कैरी करके चलते हैं। कुछ थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताएंगे कि ये कहाँ से सफर स्टार्ट हुआ? ये मेरा ताल्लुक, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट थरपारकर से है। अगर आपने थरपारकर का नाम सुना है, ये इंडिया की जो राजस्थान वाला बॉर्डर है उससे 7 मील पाकिस्तान की तरफ है हमारा गांव, जिसको डिप्लो कहते हैं। नगर पारकर के साइड पे ही है। ये 4 हैं तहसील डिस्ट्रिक्ट थर की, जिसमें छाछरो और नगर पारकर, मिठी और डिप्लो, ये 4 तहसीलें हैं। तो डिप्लो की खुसूसियत ये है कि वहां पर लिटरेसी रेट जो है वो 100% है माशाल्लाह। और पाकिस्तान की लेवल पर और खुसूसी तौर पर सिंध की लेवल पे बहुत प्रोमिनेंट डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो डिप्लो के मेमन्स हैं। वी आर बेसिकली बाय कास्ट, वी आर मेमन। अच्छा। और मेरा सरनेम काजी है इसलिए कि मेरे दादा को जो है वो उन्होंने पंचायत का मुखी बनाया था, तो उनको काजी का खिताब मिला था, तो फिर हम उसी खिताब को कैरी कर रहे हैं, लेकिन बाय कास्ट वी आर मेमन्स। Okay, that's really very good and that's good to know. So किस तरह से ये सफर का आगाज हुआ? माशाल्लाह से आप बड़े अरसे से जो हैं वो अपनी फील्ड में कमालात दिखा रहे हैं। तो वहां से डिप्लो से ही आपकी जर्नी का स्टार्ट हुआ, या फिर कराची और उसके बाद जो इंटरनेशनली आपको जाने का, ये पूरी थोड़ी सी जर्नी हमारे साथ शेयर करेंगे आप? बहुत क्विकली शेयर करूंगा। डिप्लो से ही मैंने प्राइमरी एजुकेशन की, ग्रेड 7 तक मैं डिप्लो के उन प्राइमरी और हाई स्कूलों में उन बेंचेस के ऊपर पढ़ा जिस पे आज भी हमारा गरीब बच्चा पढ़ता है। तो वो सारी जो एजुकेशन हमने बचपन में जो गांव की गुजारी, तो आज भी हमें उस चीज का अंदाजा है कि हाउ डिफिकल्ट इट इज कि आप उस माहौल से उठ के फिर आपको आगे निकलना होता है और दुनिया में आगे बढ़ना होता है। So we can understand the miseries and pains of people none no better than anybody else। इसलिए कि शायद कुछ लोगों को इस बात का एहसास ही ना हो कि गुर्बत क्या होती है, और बगैर लाइट के पढ़ने में, बगैर लाइट के लालटेन की रोशनी में पढ़ने में क्या तकलीफें, परेशानियां होती हैं। लेकिन हमने we have actually gone through this। Grade 8 में I went to Cadet College Pitaro। Alhamdulillah, my parents, my father was the founder of women education in our area। My elder sister was the first female matriculate। और my mother, I also give her the credit, she became the first Sindhi primary teacher back in 1939। माशाल्लाह। तो यहाँ से ये एजुकेशन से एक लव था, या जो फोरसाइटेडनेस थी हमारे एल्डर्स की, कि हमने एजुकेशन को हमेशा अपनी जिंदगी का मकसद समझा। तो आई वेंट टू कैडेट कॉलेज पिटारो, 5 साल वहां पर पढ़ा। उसने बड़ी ग्रूमिंग की और दुनिया में रहने का सलीका, डिसिप्लिन के साथ रहने का सलीका सिखाया। देन आई वेंट टू मेहरान यूनिवर्सिटी। आई वाज अमंग द फर्स्ट बैच ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग एट मेहरान यूनिवर्सिटी। और करीब मैंने एक फोटो भी शेयर की थी कि वो यूज्ड टू वर्क ऑन IBM 4331 कंप्यूटर। दैट वाज अ मेन फ्रेम मशीन। 1994 की थी गालिबन, 1984 की। और ये IBM 4331 की मशीन 512 किलोबाइट उसकी मेमोरी थी टोटल, 512K। और उस पे एक छोटा सा कोबोल प्रोग्राम लिखने के लिए we used to stay for 2 hours in order for our program to get processed।
तो वहां से कंप्यूटर सिस्टम्स में पढ़ाई शुरू की, जब सिंध के लोगों को या प्रोबेबली पाकिस्तान में टू एन एक्सटेंट लोगों को पता ही नहीं था कि कंप्यूटर होता भी कुछ चीज है। आई न्यू के एनडी यूनिवर्सिटी में उस वक्त कंप्यूटर की एक बैच हुई थी दाखिल, और उसके बाद वी वर इन द नेक्स्ट बैच एट मेहरान यूनिवर्सिटी जामशेद। ग्रेजुएशन करने के बाद आई वाज वन ऑफ दोज लकी पीपल आई वुड से हु गॉट ग्रेड 18 जॉब एट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट, ऑन मेरिट, कोई सिफारिश नहीं, कोई सियासी कल्चर नहीं, प्योरली ऑन मेरिट। और उसके बाद 92 आई वेंट टू सऊदी अरेबिया। आई लिव्ड इन रियाद फॉर 6 years। ओके। और वहां पर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मास्टर्स करूं अमेरिका में जाके, तो उसके लिए मैंने बड़ी कोशिश की, टॉफिल और जीआरई वगैरह के एग्जाम दिए। वहां पासपोर्ट जो है वो फंसा होता था सऊदी कफील के पास। तो आई ट्राइड कि मैं टॉफिल और जीआरई का एग्जाम आके कराची में दूं ड्यूरिंग माय वेकेशन। बैड लक कि जिस दिन मैं टॉफिल के एग्जाम के लिए जा रहा था उस दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया। आई गॉट फ्रैक्चर इन माय लेफ्ट लेग, राइट लेग। नहीं दे सका, एंड दैट ट्रिगर्ड सम थॉट कि यार अब अमेरिका में जाना तो बहुत मुश्किल है। किसी दोस्तों ने कहा कि तुम कनाडा क्यों नहीं ट्राई करते, एंड आई अप्लाइड फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन एंड 6 months आफ्टर आई वाज हियर। वाह, टाइम दोबारा आ जाए, 6 महीने में इमिग्रेशन मिलने वाला। हाँ, 5.5 महीने में, टू बी एग्जैक्ट 5.5 महीने में मेरी इमिग्रेशन मुकम्मल हुई थी, इंक्लूडिंग मेडिकल। तो आई लैंडेड इन टोरंटो। फिर वहां से मैंने जो है वो एमबीए भी किया और पीएचडी भी की इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और I started my journey with Shoppers Drug Mart as the project lead in supply chain management systems, IT specific. उसी के साथ associated रहा most of the time. और 2003 में actually I got the opportunity for the first time to become a member of the program committee of International Development and Relief Foundation, जिसको आप लोग IDRF के नाम से ज्यादा बेहतर जानते होंगे। जी जी बिल्कुल। तो वहां से सोशल सर्विस की मेरी जो जर्नी है ना वो शुरू हुई। और डॉक्टर रफी मुस्तफा वाज प्रेसिडेंट एट दैट टाइम। ही इज अ स्ट्रांग पाकिस्तानी कम्युनिटी लीडर। आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ हिम। अगर नहीं तो जरूर उनसे मुलाकात कीजिएगा, उनको अपने प्रोग्राम में बुलाइएगा। यू विल सी अ ग्रेट विजडम इन हिम। डेफिनेटली। और ज़ेब जीवा और फिर आईडीआरएफ की जो टीम थी उनके साथ मिलकर हमने ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स किए, रिलीफ एंड डेवलपमेंट के, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, Ethiopia, Somalia, wherever there was a need of relief effort, wherever there was a need for any development, underprivileged लोग थे, उनके लिए प्रोजेक्ट करना, उनके प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना, उनके लिए फंड रेजिंग करना। I remember कि in 2005 कश्मीर earthquake में within the notice of 2 days we did a fundraising in Markham, और Khalid Usman was very vibrant in that fundraising, and we were able to gather $1.2 million in a span of 20 minutes. और फिर हमने गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से मैचिंग ग्रांट्स लिए। सो दैट्स हाउ यू नो द होल जर्नी वाज, सोशल जर्नी शुरू हुई। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद डेफिनेटली ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अच्छा, ह्यूमन एज अ ह्यूमैनिटेरियन हम बात करते हैं। सर आपने बताया कि यू हैव वर्क फॉर मेनी कंट्रीज और बहुत सारे मुल्कों के लिए आपने काम किया हुआ है। अच्छा, भी क्योंकि हम बाकी चीजों पे तो यकीनन डिस्कस करते रहते हैं, बट पर्टिकुलरली इफ वी टॉक अबाउट द करंट इशू बिटवीन फलस्तीन एंड इसराइल, दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। हम यही बात कर रहे हैं, पहले भी इस तरह के बहुत सारे वाकयात, बहुत सारी चीजें हो चुकी है। सीज फायर जो कि अब हो चुका हुआ है, आपको क्या लगता है एज अ ह्यूमैनिटेरियन, इतना माशाल्लाह से आपका एक्सपीरियंस है, कि ये जो इस दफा प्रेशर पड़ा है इसराइल के ऊपर, क्या ये कोई इम्पैक्ट डाल सकता है फ्यूचर में, या फिर हमें किस तरह की स्ट्रेटजीज लेके चलनी पड़ेंगी? देखिए, सबसे पहले तो हमें 2-3 चीजों को बड़ा जो है ना वो वाज़ेह करना चाहिए कि जब हम फलस्तीन और इसराइल के इशू की बात करते हैं तो हम किसी मजहबी तसादुम की बात नहीं कर रहे। हम रिलीजन्स के बुनियाद के ऊपर बात नहीं करते कि ये ज्यूज हैं वर्सेस मुस्लिम्स हैं। हम प्योरली बात करते हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर, एज यू राइटली सेड, कि एक कजिया है जो 1948 से रेजोल्यूशन मांग रहा है। इसराइल जो उस वक्त की इसराइल की जो आबादी थी, जो ज्यूश सेटलमेंट थे, उन लोगों को फलस्तीन ने रहने के लिए जगह थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उस जगह को कैप्चर करते गए और ज्यादा से ज्यादा उनका लैंड जो है वो बढ़ती गई और फलस्तीनियों के लिए जमीन सुकड़ती चली गई। और दैट एट्रॉसिटी इज हैपनिंग इवन स्टिल टुडे। तो वर्ल्ड कॉन्शियस को हमें
एज ह्यूमैनिटेरियन हमें बेदार करना होगा। बिल्कुल। और इस वक्त जो पॉलिसीज जिस तरह से चल रही हैं, मिसाल के तौर पे आज मैं देख रहा था कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज कम्युनिकेट किया है और उसके रद्द अमल में सब कह रहे हैं कि ये सीज फायर हो चुका है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा एक दूसरी साइड से भी देख रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि 2 AM के ऊपर सीज फायर होगा। ये ऐलान उन्होंने रात को 8 बजे किया और 8 बजे के बाद हजारों की तादाद में उन्होंने बम्बारमेंट की है उसी गजा के इलाके के ऊपर और पता नहीं कितनी और कैजुअलिटीज की हैं। तो ये सारी एक पॉलिटिकल जो है वो मनूवरिंग मैं समझता हूँ कि हो रही हैं और उसमें हमें एज ह्यूमैनिटेरियन पीपल हमें सबसे पहले जिस चीज को देखना है वो ये कि किसी तरह से फलस्तीन के जो गजा के जो डिप्राइव्ड लोग हैं उन तक एड पहुंचे, अमन हो, उनको प्रोटेक्शन मिले कि जिस प्रोटेक्शन के साथ वो अपनी जिंदगी गुजार सकें, कि उनके 10 साल के बच्चों को रोते हुए ये कहना नहीं पड़े कि अब हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, हमें आप मार क्यों नहीं देते, जब हम ऐसी बात। बिल्कुल बिल्कुल। इतने अरसे से उन्होंने इतना इन्फ्लुएंस, अभी भी मुझे पता है कि मोस्टली जो इंटरनेशनल कंट्रीज हैं उन्होंने बेसिकली इसराइल की ही वाह करनी है कि भाई इसराइल ने देखे सीज फायर कर दिया है और कितना अच्छा इकदाम इसराइल ने किया। मतलब वो चीजें वो भूल जाएंगे कि कितने लोग मर गए, कितने जो है वो घर तबाह बर्बाद हो गए, कितने लोग बेयारो मददगार मदद के लिए पुकारते रहे, उनकी कोई अहो पुकार नहीं थी। मतलब कि इसकी हमें पूरी दुनिया में मिसाल कम ही मिलती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली इसराइल को हैंडल कैसे किया जा सकता है? देखिए, हमारी जो मुस्लिम उम्मा है, जिसको हम मुस्लिम उम्मा कहते हैं, और OIC भी बज़ाहिर तो हमने एक बड़ी स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, लेकिन जब तक हम अपना नैरेटिव इसराइल तक इफेक्टिवली नहीं पहुंचा सकते, अगर मैं घर में बैठ के एक स्टेटमेंट जारी कर देता हूं कि मैं सख्त लफ्जों में मजम्मत करता हूं एंड आई एम डीपली कंसर्न, उससे इसराइल ने कुछ नहीं होना है जब तक कि आप इसराइल को उसकी जबान में बात न करके दें। अगर वो आपके ऊपर बम्बार्डमेंट कर रहा है तो आप देखें कि आप किस बेहतर तरीके से इसराइल को काउंटर कर सकते हैं। मिसाल, आप इसराइल के प्रोडक्ट्स का बायकाट कर दें, आप मिसाल के तौर पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाए, इसराइल के खिलाफ जाके केस करें, उस मुस्लिम ममालिक का कोई एक ग्रुप जो है वो उनके एक्सीलेंट लॉयर्स को लेके वहां पर जाए और जो वायर क्राइम्स हुए हैं, जो होली प्लेसेस की जो बेहुरमती हुई है, या जो इंटरनेशनल जो मीडिया हाउसेस या इस किस्म की जो जंग में जो अमन जिन जगहों को समझा जाता है, उन जगहों को ऊपर जो बम्बार्डमेंट हुई है, उसके ऊपर आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं, आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाएं, वहां पर जाके केस प्लीड करें और इफेक्टिवली सबूतों के साथ आप उनको बताइए कि इसराइल किस किस्म की एट्रोसिटीज कर रहा है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन किस तरह से हो रही है, किस तरह से गजा के लोगों को उन्होंने घेरा हुआ है और किसी तरीके से उनको एड नहीं पहुंच रही, या जो ईस्ट जेरूशलम में जो आबादी का इनखला हो रहा है, फोर्सफुल इनखला हो रहा है, उसके आप सबूत लेके जाइए कि इनको किस तरह से फोर्सफुली डिसमेंटल किया जा रहा है अपने इलाकों से, ताकि एक इंटरनेशनल प्रेशर इसराइल के ऊपर पड़े और उस प्रेशर की बुनियाद पे वो रिट्रीट करे और अपनी प्रीवियस पोजीशन के ऊपर चला जाए। हम तो ये कहते हैं कि जो इसराइल की, हम चले इस बात को भी छोड़ देते हैं कि सिंगल नेशन थ्योरी हो जाए कि एक पूरा फलस्तीन हो जिसके ऊपर अरब जूस जो है वो मिलकर हुकूमत करें, आप 2 स्टेट थ्योरी के ऊपर आ जाए, लेकिन 2 स्टेट थ्योरी में भी आप लोगों को जीने का मौका तो दें, उनको कम से कम वो अपॉर्चुनिटी तो दें कि वो अपनी जिंदगी सुकून के साथ गुजार सके। आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव, एक तो जो आपने जितनी बातें बोली वो सारी हैं, बिल्कुल है, वो होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो फायदा उठा रहा है, जहां तक मेरा ख्याल है इजराइल, वो इसलिए उठा रहा है बेसिकली तकरीबन 45 से 50 मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन वाले कंट्रीज हैं दुनिया में, ठीक है ना। उनको ये पता है कि उनमें से जो मेजॉरिटी जो फाइनेंशियल केपेबल कंट्रीज हैं बेसिकली, जो कि सऊदी अरब, कतर, दुबई, शुबई, बहरीन वगैरह तरह के, वो सारे प्रो इजराइल हैं, ठीक है ना। वो इजराइल की टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं, मतलब दुबई में बैनर्स लगे हैं बड़े बड़े इजराइल की टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो उनको पता है कि यार ये ग्रुप तो हमें अपोजिशन में बिल्कुल भी नहीं आएगा। और जो दूसरे आपकी जो वेस्टर्न सोसाइटीज है बेसिकली आपके, उनका तो मैंडेट डे 1 से ये रहेगा, नहीं इजराइल तो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। यार इसमें ये ना कि इफ यू लुक एट द हिस्ट्री, मैंने पहले कहा भी था, कुछ लोग उसको बुरा भी माने थे, अच्छा नहीं लगा था, बट व्हेन यू लुक एट यूरोपियन हिस्ट्री या हमारी अपनी अमेरिकन हिस्ट्री देख लें या आप एशिया की हिस्ट्री देख लें, तो जो मुझे तो यही लगता है कि इसराइल हैज कम टू द एग्रीमेंट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड
and the rest of the world has come to the agreement with Israel right now. तो ये जैसे जब हर साल हम देखते हैं कि 4-6 महीने 8 महीने में एक ये कुछ वायलेंस होता है, थोड़ा ऑक्यूपेशन, थोड़ा ऑक्यूपेशन बढ़ता जाता है, रियल एस्टेट वो लेते जाते हैं. गिवन द फैक्ट आई विल से कि अनदर 20 साल 25 साल जो है 30 साल आपको लगेंगे, इजराइल विल टेक ओवर द होल पार्ट ऑफ, उसको हम आज फलस्तीन कह रहे हैं या गजा कह रहे हैं या वेस्ट बैंक कह रहे हैं, एंड इवेंचुअली वो एक बड़ा जालिम कदम होगा, लेकिन होगा यही कि उन्होंने उसको टेक ओवर करना है. और ये सोशल मीडिया का जमाना है और यहाँ पे हर चीज जो है ना वो ह्यूमैनिटेरियन बेस पे देखी जाती है. वो उसके 20 साल 10 साल बाद उन्होंने दोबारा एक ग्लोबल एफर्ट शुरू करनी है, जहाँ पे चाहे ये आपकी मुस्लिम ममालिक हो या वेस्टर्न कंट्रीज हो या डेवलपिंग कंट्रीज हो, वहां पे उन्होंने फंड देने, एड देने, एंड इजराइल विल इमर्ज एज वन ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन कंट्री, रिलीफ कंट्री इन द वर्ल्ड. और ये जितने भी पैलेस्टीनियन अगर कुछ वहां बचेंगे तो दे विल बी गिवन एन इंडिजिनियस स्टेटस, जैसे यहाँ पे वेस्ट में दे दिया गया है. अब हम यहाँ पे चाहे कनाडा में हो या अमेरिका में हो या ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो, तो जिन लोगों से जिनकी लैंड ली गई थी उनको इंडिजिनियस स्टेटस देके उनको उन्होंने एक वेलफेयर केस पे डालकर, अब वी आर द बिगेस्ट ह्यूमैनिटेरियंस राइट नाउ इन द वर्ल्ड. मतलब अमेरिका से बड़ा जो डेमोक्रेसी के लिए कोई कंट्री नहीं खड़ी होती. कनाडा इज अ ह्यूमैनिटेरियन कंट्री, पीस टॉकर, सेम विद ऑस्ट्रेलिया, सेम विद न्यूजीलैंड. तो ये वही चीजें हैं. और अगर आप ये कुछ ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी पिछले 200-250 साल की बात कर रहे हैं. एक्चुअली क्या है कि हमारी जितना भी जो कश्मीर का इशू है या फलस्तीन का इशू जो भी है, वो हम जो है ना उसका हमेशा पॉलिटिकल एंगल देखते हैं. हमने कभी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर जो है ना चीजों को देखा ही नहीं है. वी एज अ कॉमन पीपल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एज अ गवर्नमेंट हम जो है वो चीजों को हमेशा पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं कि व्हाट इज इन इट फॉर मी. पॉलिटिकली नहीं मिलेगी, इंडिया के साथ मेरे ताल्लुकात सही होंगे नहीं होंगे, कहीं बिगड़ गए तो अमेरिका बहादुर तो नाराज नहीं हो जाएगा, किसी दूसरे को तो मैं नुकसान नहीं पहुंचा दूंगा. अगर 370 वो कर देते हैं, अमेरिका जो है वो उस बात के ऊपर खुश है, तो फिर पाकिस्तान को भी ज्यादा नहीं बोलना है, बड़ा रख रखाव के साथ थोड़ा बहुत बोलना है. तो जब तक हम इस किस्म के एक्सक्यूजेस से पॉलिटिकल जो हमारी कमजोरियां हैं वो जब तक हमारे ऊपर हावी रहेंगी, तब तक हम कोई स्ट्रॉन्ग स्टांस ले नहीं सकते. मुश्किल है. इट्स अ वेरी सेंसिटिव, मतलब डेलिकेट पाथ है जिसके ऊपर हमें जो है वो चलना होता है बड़ा सोच समझ के. लेकिन मैंने देखा है कि ये जितने भी इस किस्म के क्राइसिस और इश्यूज हैं ना, ये इनके पीछे अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे ना, तो यू विल सी अ पॉलिटिकल मोटिवेशन. मिसाल के तौर पे इसराइल और फलस्तीन पे अगर हम वापस आए, तो ये जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, ये भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड है. इस वक्त जमीन के टुकड़े की इसराइल को कोई जरूरत नहीं थी ईस्ट यरूशलेम में. इस वक्त हमें पता है कि नेतन्याहू को इलेक्शन में कामयाबी नहीं मिली है. इस वक्त जो गवर्नमेंट बने जा रही है वो प्रो अरब इसराइल गवर्नमेंट बनने के चांसेस ज्यादा बन गए हैं. तो नेतन्याहू को शो करना है कि मैं कितना स्ट्रांग हूं और मैं फलस्तीनियों को किस हद तक दबा सकता हूं. तो एज एन इंटरिम प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो है वो हर वो चीज करने जा रहा है कि जिससे वो राय आमा को अपने हक में कर ले. और आपने देखा होगा कि आज के दिन में एक राइट विंग पार्टी जो अरब इसराइल गवर्नमेंट को सपोर्ट करने जा रही थी, उसने आज अपना पलड़ा जो है वो नेतन्याहू की तरफ मोड़ दिया है. तो अब चांसेस है कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में जब वोटिंग का टाइम आएगा, तो मोस्ट लाइकली नेतन्याहू विल बिकम द लीडर. तो सर वो तो जो प्रो अरब इसराइल गवर्नमेंट बनने जा रही थी, जिसकी वजह से चांस था कि हो सकता है कि हम वापस वन स्टेट नेशन की तरफ आ जाए, वो चांस मिस हो गया ओनली बिकॉज ऑफ दिस करंट इशू. तो ये इशू जो है वो इस वक्त मैं समझता हूं कि इट्स एब्सोल्युटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड. लेकिन अब चूंकि ये इशू बन चुका, इस वक्त वी एज मुस्लिम्स, वी एज कैनेडियंस, वी एज पाकिस्तानी कैनेडियंस, हमारी ये फर्ज बनता है कि हम इस नैरेटिव को लेके चले कि ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हमें फलस्तीनियों की मदद करनी चाहिए. हमें अपनी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को भी प्रेशराइज करना चाहिए. मैं देख रहा था कि सेनेटर सलमा जायद ने एक पिटीशन भी दायर की हुई है. हम उस पिटीशन को हमें आगे बढ़ाना चाहिए. जस्टिन ट्रूडो को, प्राइम मिनिस्टर को फोर्स करना चाहिए कि वो स्ट्रांग स्टांस ले और कैनेडियन फोर्सेस को जो है वो पीस कीपिंग के लिए फलस्तीन के इलाके में भेजे. और अगर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसराइल का हम जो है वो बाइकाट कर सके, उसका जो उसके पास से सामान आ रहा है, अगर हमारे अंदर इतनी हिम्मत है, अगर हम ये कर सकते हैं, या इवन पाकिस्तान एज अ कंट्री अगर उसके अंदर ये हिम्मत है कि वो अपने ताल्लुकात इसराइल के साथ जो भी थोड़े बहुत बच गए हैं वो खत्म कर दे, या मुस्लिम उम्मा के दूसरे मुल्क यूएई जिन्होंने उसको माना हुआ है, अगर वो इसराइल के सिफारतकारों को वापस भेज देता है, तो वी विल बी सेंडिंग अ वेरी स्ट्रांग मैसेज.
as a humanity कि this is not acceptable to anyone. देखें, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि हमारा लीडरशिप का ही फुकदान है बहुत सारी चीजों में, कि जहां पर ये जो बोल्ड स्टेप्स लेने होते हैं, ये एक लीडरशिप की तरफ से जब एक वेव आती है, ये नारा लगता है, तब जो है वो यकीन अवाम भी उसमें साथ देती है। अवाम सोशल मीडिया के लेवल पे, बाहर रोड्स के लेवल पे निकली हुई है, प्रोटेस्ट हमें नजर आ रहे हैं, लोगों में बहुत गम गुस्सा पाया जाता है। लेकिन जब तक ये हाई लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, लीडरशिप लेवल पे जब तक कोई प्रॉपर मुहिम नहीं चलाई जाएगी, तब तक मैं नहीं समझता कि हमें कोई चेंज देखने को मिल सकता है। क्योंकि जहां पर आप बात करें कि हम इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर दें, जहां पर हम बात करें कि जी इसराइल की तरफ से जो चीजें आ रही हैं, दिस इज समथिंग, ये कोई पहली दफा अगेन बात नहीं हो रही है, बड़ी मरतबा पहले बात हो चुकी है। लोग फिर कहते हैं जी यहाँ पर वहां पर डिफरेंट डिबेट स्टार्ट हो जाती है, जी बायकॉट करने से क्या फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ता है। आप जब उनकी इंडस्ट्रीज को, जब आप उनकी लॉबीज को हिलाते हैं तो फर्क तो पड़ता है यकीनन। लेकिन इसके लिए भी एक, मैं समझता हूं कि लीडरशिप का होना बहुत जरूरी है। और यहां पर लीडरशिप की जब हम बात कर रहे हैं, जिस तरह आपने बताया, सेनेटर सलमा हमारी जो एमपी सलमा जाहिदा, उन्होंने माशाल्लाह से जो है वो एक अपने स्टेटमेंट दी, हमारे शो में भी स्टेटमेंट दी, बाद में भी उनकी स्टेटमेंट इशू हुई, फिर एडम ने रिसेंटली दी है, इकरा ने स्टेटमेंट दी है, विच इज गुड, अच्छी बात है। लेकिन कभी कभार ये स्टेटमेंट्स एक टाइमली आना भी बहुत जरूरी है। लोगों के इमोशंस को, लोगों को जज्बात को, आपको इस चीज से निकल के, अपनी जात से निकल के सोच के देखना भी पड़ता है, कि जहां पर आप ये देखें कि भाई हर जगह पर आप इस चीज को सोच रहे होते हो कि हमारी सीट बच सकती है, नहीं बच सकती है। रिमेंबर आर्यन ने अपना स्टेटस शेयर किया था कि भाई पॉलिटिकल लीडर्स इस चीज पे सोच रहे होते हैं कि हम लोग क्या सरवाइव कर पाएंगे इसराइल के खिलाफ बोल के। वो ये नहीं जानते, क्योंकि वो हमारे पास ही आते हैं ना वोट के लिए। मतलब हमारे पाकिस्तानी जो ओरिजिनल जो लीडर्स हैं, वो वोट के लिए हमारे पास ही आते हैं। भाई आप अगर हमारे इश्यूज की बात करोगे तो क्या रीजन है हम आपको वोट नहीं देंगे। बट एनीवेज, इट वाज डेफिनेटली अ ग्रेट डिस्कशन। बहुत शुक्रिया मशहूद भाई, आपने ज्वाइन किया। कैलगरी में तो इस टाइम मेरे ख्याल में शायद 10 बज रहे हैं, नहीं 9 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं। चलें जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट टाइम जब आपका टोरंटो चक्कर लगे तो हम आपसे जो है एक लाइव डिस्कशन भी करें अपने इस पॉडकास्ट में, और मजीद भी जो है वो बहुत सारी चीजों पे बात करें। सो जाते जाते व्हाट डू यू वांट टू से? Well, Umair, thank you very much to you and your team. बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, एंड आई सी अ लाइट, अ रे ऑफ होप कि आप जैसे यंगस्टर्स जो है वो पाकिस्तानी, कैनेडियन पाकिस्तानी नैरेटिव को लेके आगे बढ़ रहे हैं और एक अच्छा कंसेंसस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो 2 दिन पहले आपका शो हुआ था, द काइंड ऑफ पीपल हु वर इनवाइटेड, और जिस किस्म के मैसेजेस आपने शेयर किए, दिस इज अ बिग डील। हम इस तरह का कॉन्क्रीट एफर्ट, it's long overdue for Pakistani Canadians. तो heads off to your team कि आप तमाम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। My best wishes and good luck to you. और अल्बर्टा में, वेस्टर्न प्रोविंसेस में अगर कहीं पर भी आपको कोई ऐसी फैसिलिटेशन की जरूरत हो जहां पर हम आपको सपोर्ट कर सकें या थोड़ी बहुत हेल्प प्रोवाइड कर सकें, तो दैट विल बी प्रिविलेज एंड ऑनर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और यकीनन जो है वो हम चाहते यही हैं, और इस बेसिकली कैनेडियन पाकिस्तानी नैरेटिव को हम लाने का मकसद ही यही है कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर सिटी। जीटीए की बात नहीं हो रही यहाँ पर, या इसके सबर्ब्स की बात नहीं हो रही है। हम बात करें पूरे कैनेडियन पाकिस्तानीज की, जो कि कहीं पे भी बसते हो कनाडा में, और यकीनन जो है वो उसमें हमें आपकी रहनुमाई की, हमें आपके असिस्टेंस की बहुत जरूरत होगी। थैंक यू सो मच मशहूद भाई फॉर ज्वाइनिंग, और इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी जरूर कनेक्ट होंगे। इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच।